बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं तलहा जतो। यकीनन आज मैं सियासत से पहले मईशत को डिस्कस करना चाहता हूं थोड़ा सा, यकीनन, क्योंकि हम जानते हैं कि निगरान हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोल बढ़ा दिया है 13 रुपये 55 पैसे, और वजारत ख़जाना ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें दो बड़े ख़तरात को तरफ इशारा किया है। पहला ख़तरा है महंगाई, इन्फ्लेशन। आने वाली हुकूमत के लिए भी महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। साथ साथ ये भी बता दिया है कि हुकूमत के जो बढ़ते अखराजात हैं उनको भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा प्रॉपर्ली। अगर उनको कंट्रोल नहीं किया गया तो भी बहुत बड़े चैलेंजेस आने वाली हुकूमत के लिए होंगे। यकीनन वजारत ख़जाना ने अपनी रिपोर्ट तो जारी कर दी और कह दिया है कि हमने बड़ा अच्छा काम किया है, पिक्चर बड़ी अच्छी है, लेकिन माशी तौर पर महंगाई ने हर पाकिस्तानी को परेशान कर रखा है। और यही वो सवाल है जो वो वोट देने से पहले पूछें अपने आप से कि वो कौन है जो इस महंगाई को कंट्रोल कर सकता है, मईशत को सही राह पर ला सकता है, और उस शख्स को वोट दें, और यकीनन वोट जरूर दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, अहम इजलास था, आज कह दिया है कि इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को ही होंगे, कोई ताखीर नहीं होगी। और साथ साथ ये भी वाज़ेह कर दिया है कि मजीद बैलेट पेपर्स अभी नहीं छापे जाएंगे क्योंकि खुसूसी सिक्योरिटी कागज होता है वो इस वक्त दस्तयाब नहीं है, इसलिए मजीद बैलेट पेपर्स नहीं छपेंगे। यकीनन ये एक बहुत बड़ी खबर है। अब देखना यह है कि हालात कैसे कंट्रोल किए जाएंगे, क्योंकि हम हमेशा से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे ही बात कर रहे थे कि बहुत इस वक्त बढ़ रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। कल हमने देखा धमाके हुए थे, 2 हमले कल बलूचिस्तान में जहूर बुलेदी के कैंप पे हुए, घर पे हुए, 2 हमले तुरबत में हुए, एक शाकोट में हुआ, 2 खुजदार में, एक कोयटा में, एक सिब्बी में, एक हब में, एक बोलान में। आज 2 कोयटा में दस्ती बम हमले हुए, एक जाफराबाद में, एक तुरबत में हुआ। 4 धमाके आज हो चुके हैं कोयटा में, बलूचिस्तान में ओवरऑल। तो मैं सोचने पर मजबूर हूं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किस तरह कंट्रोल की जाएगी, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी, क्या कोई लाहे अमल है भी या नहीं, या वही तरीक़ेकार जो पहले किया जाता था। यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल है आज का जो हम प्रोग्राम में उठाएंगे। एट द सेम टाइम पॉलिटिक्स की बात करें तो पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 फरवरी को अपने पार्टी के इलेक्शंस कराने का ऐलान किया है। यकीनन आम इंतखाबात से पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का होना बहुत ज़रूरी भी है पीटीआई के लिए, क्योंकि कहा जा रहा था कि पीटीआई की पार्लिमानी सियासत का खात्मा हो गया है। लेकिन अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाते हैं तो यकीनन पीटीआई का नाम, बल्ला, निशान, बहुत कुछ पीटीआई को वापस मिल जाएगा। बानी पीटीआई की बात करें तो आज उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात शायद बढ़ रही हुई नजर आ रही हैं। जैसे मैंने कल आपको कहा था 2 केसेस में उनको सजा हो गई है, 3 केसेस अभी भी बाकी हैं। गैर शरई निकाह केस, सलमान अकरम राजा उनके वकील थे, क्योंकि वो मुहिम चला रहे हैं, इंतखाबी मुहिम जोरों शोर पे है उनकी, इसलिए वो अदालत में पेश नहीं हुए हैं। नवाज शरीफ की बात की जाए तो नवाज शरीफ ने आज खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से खिताब किया, स्वात में जलसा किया और लोगों को याद दिलाया। क्या याद दिलाया? इमरान खान के वादे, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, 300 डैम, 1 अरब दरख्त, और पूछा नौजवानों से कहाँ हैं वो दरख्त। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बलूचिस्तान में खुजदार में खिताब किया और कह दिया बलूचिस्तान के लोगों से कि साजिशों को डर है, लापता अफराद का मसला हल कर दूंगा। मिसिंग पर्सनस केस बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, और ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बड़ा दावा किया है बलूचिस्तान में कि जो मिसिंग पर्सनस का मसला है वो हल कर देंगे। साथ साथ एक और मैसेज भी दिया है, वो कहते हैं कि दहशतगर्द समझते हैं मैं बच्चा हूं डर जाऊंगा, तो ये उनकी भूल है, मैं डरूंगा नहीं। अगेन बहुत बड़ी स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद से खबर ये आई है कि तालीमी इदारे 3 ता 11 फरवरी इलेक्शंस की वजह से बंद रहेंगे। तालीम एक ऐसी चीज़ है जिसका सिलसिला कभी बंद नहीं होना चाहिए। बहुत 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 इमरजेंसी की सिचुएशन में बंद हो सकता है, लेकिन इलेक्शंस के लिए इतनी छुट्टियां तालीम नहीं होनी चाहिए थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन करेंगे तमाम इशूज़ के ऊपर। आपके में जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक बहुत बड़ा सवाल था जो हर कोई एक दूसरे से पूछता था, अब शायद उसका कला कमा हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया, निगरान हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया, वो ये है कि क्या 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। अब ये लोग नहीं पूछेंगे, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मेरे साथ 2 बड़े मौजूद मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाता हूँ विदाउट एनी फर्दर डिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुमायूं खान मोमन साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया है, और MQM पाकिस्तान के अरशद वोरा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ये सवाल पहले हुमायूं साहब आपकी तरफ रखता हूँ, क्या अब इफ्स एंड बट्स खत्म हो जाएंगे? क्योंकि आज 1 तारीख है, इंतखाबात में अब 7 दिन बचे हैं। ऐसे में वो जो तजब्जुब की सूरत हाल थी जिसकी वजह से वोटर्स, इंतखाबी मुहिम, ओवरऑल पूरी सोसाइटी परेशान थी, आपकी नज़र में क्या वो मसला हल हो जाएगा सर अब?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एज़ फ़ार एज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ कंसर्न, हम लोगों को कभी इबाहम था ही नहीं और ना हम चाहते थे कि कोई ऐसी बात हो कि इलेक्शंस डिले हो। चाहे जो मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी सर्दी हो, जितनी मर्ज़ी, बाज़ लोग थे उनको सर्दी तंग करती थी, वो ठंड में बाहर नहीं निकल सकते थे। हालाँकि वो लोग बाकी उन लोगों के लिए ज़मीन गर्म करना चाहते थे, लेकिन ठंड में खुद नहीं निकल सकते थे। बाज़ लोगों को किसी और चीज़ का खदशा था कि भई हमारे ऊपर अटैक्स हो रहे हैं और ये हो रहे हैं। हम लोगों ने इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, हम लोगों ने कहा था कि देखिए, इस मुल्क को अगर हमने बचाना है तो हमें इन सब चीज़ों को वो एब्जॉर्ब करते हुए हमने इलेक्शंस में जाना है, क्योंकि इलेक्शंस इज द ओनली वे कि जिससे हम इस मुल्क को उस भंवर से बचा सकते हैं। यहाँ पे जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, उस वक्त तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या किसी और तरह की स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ऑलरेडी हम लोग ये याद रखें, ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू जो जो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो पिछले साल मई में एक दफा कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन हो चुकी थी, फिर नवंबर 8 के बाद दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन हो चुकी है। तो अब इसके अंदर कोई और जवाब बनता ही नहीं था कि हम फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करें। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट के यहाँ पे ये आ गया कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होगा और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को ही इलेक्शन के लिए पूरी कौम निकलेगी। 12.5 करोड़ वोटर निकलेंगे। 12.5 करोड़ वोटर जब निकलेंगे, कम से कम 70-80% निकलेंगे, निकलना चाहिए। मेरे लिहाज से मैं सबको अपील करता हूँ कि 100% निकले। ये आपका मुल्क है, अपने वोट मत बेचिए, बाहर निकलिए, वोट डालिए। सर, तजब्जुब, इफ्स एंड बट्स, जो लोगों में कंफ्यूजन थी, श्योरिटी नहीं थी, अनसर्टेनिटी थी, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, अब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है, निगरान हुकूमत ने कर दिया है, आर्मी चीफ ने कह दिया है, तो अब तो कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होंगे ना। अब तो लोग पूछेंगे नहीं ना सर कि भाई इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि देखें जरा, ये तो ऑब्वियस है राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि ये रूमर्स जितनी चल रही थी और ये डेट आने के बाद, हाँ शुरू में थोड़ी सी गैर यकीनी थी, लेकिन उसके बाद फिर जब जाहिर सी बात है कि इलेक्शन एक्टिविटीज शुरू हो गई, कंपेनिंग शुरू हो गई, तमाम पार्टीज इन्वॉल्व हो गई, कैंडिडेट्स अनाउंस हो गए और फिर जो एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू हो गई, इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई, तो मैं नहीं समझता कि इफ्स और बट्स वाली कोई बात थी। और ये र्यूमर, आई डोंट नो क्यों ये र्यूमर्स इतनी ज्यादा चल रही थी। और आपको शायद 2013 वाला भी याद होगा, जब जो है बहुत ज्यादा हालात खराब थे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कराची में इन पर्टिकुलर। और मुझे तो अच्छी तरह याद है कि हम जब जलसे करने जाते थे या हम अपनी कॉर्नर मीटिंग में जाते थे तो हम बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन के जाते थे, और कहीं एक प्रोग्राम कर रहे होते थे तो दूसरी तरफ कहीं धमाके की आवाजें आ रही होती थी। आपको शायद 2013 का वो इलेक्शन भी याद होगा। जी हाँ सर। तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, इलेक्शन होना चाहिए जल्द से जल्द। राइट अर्शद साहब, राइट अर्शद साहब, गवर्नमेंट है, उसको जो है हैंड ओवर कर देना चाहिए इलेक्टेड गवर्नमेंट को। राइट अर्शद साहब। हुमायूं खान साहब, अब पीटीआई, कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूं। एक तो पीटीआई ने बड़ा अच्छा किया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का ऐलान कर दिया, पर खबर यह भी है आज की अखबारों में कि गुज़िश्ता रोज जो है पीटीआई के मेंबरान अपने इस्लामाबाद के सेक्रेटेरिएट में मिलना चाह रहे थे, जमा होना चाह रहे थे, लेकिन उनको नहीं होने दिया गया। कुछ लोग वहां पर आ गए जिन्होंने उनको अंदर भी दाखिल नहीं होने दिया गया। फिर वर्चुअल मीटिंग के जरिए जो है सारे फैसले किए अयूब साहब ने और फिर रऊफ हसन साहब थे। आपकी नज़र में सर इस वक्त जो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, क्या ये ईसीपी को काबिल कबूल होंगे? आप सारे प्री रेक्विजिट्स पूरे कर रहे हैं, कानूनी तकाजे पूरे कर रहे हैं, ताकि लोग बाद में ये ना बोलें कि पीटीआई अपनी गलती की वजह से इस सिचुएशन में आई। देखिए, इस तरह है, कल जो हुआ ना, मैं आपको बता देता हूँ, एक दिन पहले ये अनाउंस हुआ था कि जनरल बॉडी मीटिंग है और कल मैं भी उधर गया था, बाबा रवान साहब भी उधर थे, शोएब शाहीन भी उधर ही थे, लेकिन वहाँ पे पुलिस खड़ी हुई थी। ये केयर टेकर गवर्नमेंट की पुलिस खड़ी हुई थी। उन्होंने जो हमारा जो इस्लामाबाद के जो सेंट्रल ऑफिस है उसको चारों तरफ से घेरा हुआ था और उसके अंदर किसी को अलाउड ही नहीं है। वहाँ पे सिर्फ चंद एक थे, मैं बाहर गए भी थे, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था, हम वापस बाहर आ गए थे। ठीक है, तो उस लिहाज से वो है। लेकिन देखिए, यहाँ पे हमें इस चीज का किसी हद तक अंदाजा था। अच्छा, इसमें हमने चारों सूबाई जगहों पे भी इसके बात करते हैं, बाकी जगहों पे जो रीजनल है हर जगह का हमने बताया हुआ था कि किस जगह पे होगा, कौन होगा, मतलब जो होगा। अब हर जगह को उन्होंने बंद नहीं किया, इसमें ये मान लेता हूँ बाज गवर्नमेंट ने उसको बंद नहीं किया। कुछ जो थे वो और एक सिग्निफिकेंट तादाद जो थी वो ऑनलाइन भी थी। इन सब लोगों ने मिल के किया। तो इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ
वर्चुअल एज वेल एज इन पर्सन मीटिंग हुई थी और उसमें सारों के सारों ने मिलके इसको वोटिंग की थी और यूनानिमसली उन्होंने उनको गिरा। अब ये याद रखें कि हमारे पास टाइम पीरियड बहुत कम है और इसका जो हम लोगों ने प्रोसीजर करना है उसका मेरा ये ख्याल है कि उसका जो मेन मकसद जो होगा वो यही होगा कि हमारा निशान हमें वापस मिल जाए इलेक्शंस के बाद। पोस्ट इलेक्शन उस टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका सिंबल वापस मिल जाए। इलेक्शन तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग इन डिफरेंट सिंबल्स पे ही लड़ेंगे, दैट्स अंडरस्टूड, लेकिन पोस्ट इलेक्शन में हमें जब निशान वापस मिल जाएगा तो जो नया रूल बनाया था इलेक्शन कमीशन ने तो वो फिर उसको हम इंशाल्लाह ताला काउंटर कर सकेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, जो लोग कहते हैं ना ये आज़ाद है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आज़ाद नहीं है, वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने फॉर्म्स में लिखा हुआ है नंबर 2। ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी आज़ाद जीते उसने किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना है, वो आज़ाद की हैसियत से भी रह सकता है। और जब आज़ाद लोगों की तादाद 200 के करीब पहुंच जाए और उनकी मेजॉरिटी हो जाए तो उनमें से ही एक आज़ाद बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, उनमें से ही एक आज़ाद बंदा जो है वो आपका स्पीकर बन जाएगा और आज़ाद लोगों की गवर्नमेंट आ जाएगी। उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना जरूरी नहीं है, जो ज्वाइन करना चाहता है उसने 3 दिनों के अंदर ज्वाइन करना है। तो मैं भी आपको ये भी बता सकता हूँ, या तो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आ जाएगी या आज़ाद लोगों की गवर्नमेंट हो जाएगी, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक सर, यकीनन ये सर ये शुक्र है कि वर्चुअल मीटिंग के दौरान इंटरनेट बंद नहीं हुआ, नहीं तो वो भी नहीं हो पाती। खैर, अरशद वोरा साहब, आपकी पार्टी सर मुतमईन है इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड, इलेक्शन कमीशन का किरदार, ज़ाब्ता इखलाक, रूल्स एंड रेगुलेशन तमाम फॉलो हो रहे हैं आपकी नज़र में, या MQM पाकिस्तान के लिए मुश्किलात आपको नज़र आ रही हैं सर? देखिए, हर पार्टी को मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आपने अभी देखा पिछले दिनों कराची में जो है MQM के ऑफिस पर पीपल्स पार्टी का अभी 3 दिन पहले एक हमला हुआ था जिसमें कि एक हमारा साथी शहीद हुआ। उससे कोई 1.5-2 महीने पहले जो है एक और हमारे दफ्तर के करीब हुआ था, उसमें भी 2 लोग शहीद हुए थे। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हर जगह कुछ ना कुछ इश्यूज तो हैं और मैं समझता हूँ कि अब मैं देख रहा हूँ, फील कर रहा हूँ कि शायद रेंजर्स और पुलिस जो है खासतौर पर कराची में मुझे ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं और हो सकता है कि अब जो है बेहतर कंट्रोल हो और बेहतर एक साजगार माहौल में इलेक्शन डेफिनेटली होनी चाहिए। लेकिन इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारा कल्चर कह लें जो कहीं ना कहीं जो है मतलब हमारे अंदर इतना, जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ कि हमारा एक दफ्तर खुला हुआ है, उसके एग्जैक्टली नेक्स्ट डोर जो है अगर कोई दफ्तर खोल देगा तो फिर कारकुनों में क्लैश तो होगा और ये यही कर रहे हैं लोग। और अर्शद साहब, क्या सरकारी मशीनरी भी इस्तेमाल हो रही है? ऐसे भी इल्जाम आ रहे थे कुछ आपके लीडरान की जानिब से कि सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है भरपूर तरीके से। जी, जाहिर सी बात है। देखिए, पीपल्स पार्टी की इमीडिएट गवर्नमेंट थी और जो हमें तो ये जो खासतौर पर सिंध की जो गवर्नमेंट है वो तो पीपल्स पार्टी की भी टीम नजर आती है, मेजॉरिटी ऑफ देम। और अंदरून सिंध का तो अल्लाह ही हाल बेहतर जाने कि वहाँ क्या सिचुएशन है। कराची में तो खैर MQM ने एक स्टैंड लिया हुआ है। MQM जो है वो ग्राउंड रियलिटीज को जानते हुए उसी तरीके से ग्राउंड पर उतरी हुई है। हमारा एक एक कारकुन इस वक्त जो है वो मेहनत कर रहा है, बाहर निकला हुआ है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। लेकिन हालात अरशद साहब, हालात बहुत बहुत जो है ना वो परेशान कुन हो रहे हैं, स्पेशली बलूचिस्तान और KPK में। और कराची में आपके मालूम है ये आग फैली तो बड़ी खतरनाक हो जाएगी सर। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है हालात बेहतर रखे। मैंने आपको 2013 से बुरे हालात नहीं है इस वक्त, ये मैं आपको बता दूं। अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में इससे ज्यादा बुरे हालात थे। आपको खास पर 2013 में KPK के हालात भी जो है वो आपको पता ही है कि स्वाब तक जो है वो लोग आए हुए थे और वहाँ मतलब ये कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट। और जिस तरीके से फिर वो कैप्चर किया गया था उस इलाके को दोबारा से, तो उससे उतने खतरनाक नहीं है जरूर। और मैं ये समझता हूँ कि फोर्सेस जो है पाकिस्तानी फोर्सेस और पाकिस्तानी इदारे जो है दे आर केपेबल है ना इंशाल्लाह ताला वो इन लोगों को जो दहशतगर्दी फैलाना चाह रहे हैं और जो रॉ के एजेंट्स कह लें, बैरूनी ताकतें कह लें, जो लोग इस वक्त जो है किसी तरीके से भी पाकिस्तान को जो है डिस्टेबल करना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो कुव्वतें नाकाम होंगी। राइट। हुमायूं खान मोमन साहब, आपकी नज़र में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कितनी खतरनाक है
और ये कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त सिस्टम के लिए, रियासत के लिए, और क्या इसके असरात इलेक्शन पे मुरतब होते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, चैलेंज तो ये है, इसमें कोई शक नहीं है, चैलेंज तो ये हमेशा रहेगा। और जब भी ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी, विच इज़ vis-a-vis, जब मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ टेररिज्म की बात कर रहा हूँ, ये हमेशा चैलेंजिंग होता है। और इसको चैलेंजिंग इसलिए होता है कि इसकी एक डायमेंशन नहीं होती, इसकी मल्टीपल फेसेट्स होते हैं और आपको हर फेसेट को डिफरेंट तरीके से आपने एड्रेस करना होता है। किसी जगह को किस तरीके से आपने एक ही लाठी से सब चीजों को नहीं करना होता है। यू हैव टू प्ले स्मार्टली। आपने जो नैरेटिव है, जो उनकी चीजें, उन सबको अलग अलग करके बीट करना होता है। कहीं आपने सख्ती दिखानी होती है, कहीं नरमी दिखानी होती है, कहीं नेगोशिएशन करनी होती है, कहीं आपने कोई कोई ऑपरेशन करना होता है। तो ये एक मल्टी फेसेटेड वो है। और इसके साथ साथ आपने उनके साथ डिस्कशंस भी करनी होती है। तो सारी चीजें करके करते हो। दिस इज व्हाट जो जो अगर आप दुनिया का, जब आप टेररिज्म के ऊपर बात करना शुरू करें, तो दुनिया ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और वहाँ पे बहुत सारे एविडेंसेस हैं। उन एविडेंस को लेकर जब आप चलेंगे, तो हमने ये देखा है कि एट द एंड ऑफ द डे आपने उनके साथ किसी न किसी जगह पे नेगोशिएशन करना पड़ेगा। ये हमने, चाहे वो आप आईआरए के साथ देखें, चाहे वो आप तमिल टाइगर्स देखें, चाहे वो आप मनीला के उसमें देखें, चाहे आप किसी भी जगह करके देख ले, आपने तालिबान वहां से सर। यही देखिए। तालिबान के साथ अमेरिकन ने भी नेगोशिएट किया है। हर जगह पे यही होता है कि आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको कहीं बैठ के करना होता है, उनका कुछ नैरेटिव तोड़ना होता है, कुछ अपना नैरेटिव बताए, और उनको गया वो कर करा के आपने देखना होता है। आखिरकार कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह होती है कुछ चीज बनने की, उसको सारा एड्रेस करना होता है। तो ये चीज है। लेकिन क्या उसका असर पड़ेगा पॉलिटिक्स के ऊपर या इलेक्शंस के ऊपर? मैं समझता हूँ उसका असर नहीं पड़ेगा। इक्का दुक्का जगह पे शायद कुछ हो जाए तो हो जाए, इन लार्जर वो वोटर फर्क नहीं टर्नआउट, हुमायूं पड़ेगा। साहब, वोटर टर्नआउट। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस दफा वोटर टर्नआउट जो होगा ना, एक रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट होगा। उसकी वजह ये है कि वोटर्स ने ये देखा है कि जब भी वो 50% से कम निकलते हैं, तो यहाँ वहाँ पे जो जो आप ये समझ लें कि वो कुव्वतें या वो पार्टियां जो कि मुर्दों के वोट डालने में या इधर उधर के वोट डालने में कामयाब हो जाती है, वो जीत जाती हैं। लेकिन जब भी वोटर टर्न आउट जो होता है ना, वो 60% या 65% से ऊपर होना शुरू हो जाता है, वो इनके पास मैनिपुलेटिव पावर जो हो जाती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। मेरा ये ख्याल है इस दफा वोटर जो है ना, वो इस दफा निकलेगा और वो 70% को क्रॉस करेगा। हो सकता है 80% के आसपास निकल आए। लेकिन जब ये 70-80% निकलेगा, तो उसमें एक बहुत बड़ा, जो जिसे कहते हैं ना, गेम अपसेट होने वाली है। लोग जो समझते हैं कि यार जी। ये ताकतवर हल्का हमें लेकर आएगा, तो उनको समझ आ जाएगा असल ताकत है, और असल ताकत तो अवाम की ताकत है। तो उसके बाद ये होगा कि इस इलेक्शंस के बाद मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ना, वो चेंज हो जाएगी फ्रॉम गोइंग टूवर्ड्स अ पावरफुल सेक्टर। दे विल स्टार्ट गोइंग, वो जाना शुरू हो जाएंगे उस अवाम की तरफ जिसके पास असल ताकत है वोट की। ठीक सर। ठीक शर्त सर। ये है कि अवाम जो है ना, वो अपने वोट 5,000 रुपए पे ना बेचे, वो बिरयानी पे ना बेचे, वो 15,000 पे ना बेचे, वो जिसको मर्जी वोट दे, लेकिन वोट जरूर दे। क्योंकि ये सैडली वोट सैडली हुमायूं साहब, अब पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं ना कि ऐसे खबरें आती रहती हैं कि कोई शख्स जो है अपने बच्चों को ज़िबा करता है, बीवी को ज़िबा करता है और ख़ुद पंखे से लटक जाता है। मुआशी हालात ऐसे हैं, मजबूर है, पेट की आग बुझाने के लिए इंसान क्या करे हुमायूं साहब? हालात ऐसे हो गए, सर, तभी सर मैं तभी आपको बिरयानी पर मिसाल वोट देता हूँ। चला जाता है। मैं मिसाल नहीं सर, देता हूँ। हकीकत है, अगर आप हकीकत है फर्ज सर। करें 15,000 रुपए पे करते हैं, फिर आप बिल्कुल सही करते हैं। लेकिन अगर सोचे आप 15,000 रुपए पे वोट देते हैं, तो आप दिन का तकरीबन 25 रुपए पे आप अपने आप को अपने बेच रहे हैं। सिर्फ 25 रुपए पे। उसकी बजाय अगर कोई सही गवर्नमेंट को ले आए जिनसे आप सवाल कर सके, जिनको आप पकड़ सके, तो वो आपके लिए कोई ना कोई काम करेंगे। और पाकिस्तान राइट। का बेसिक मसला यही था कि गवर्नमेंट है वो वोट खरीदती है, तो वो आपको जवाब दे नहीं ठीक है है। हुमायूं साहब, इजाज़त दीजिए, उसने मैं तो अरशद खरीद लिया, वो अरशद साहब को जितना भी मर्जी। शामिल गुफ्तगू करूँ। अरशद साहब, एक तो जो बात हुमायूं साहब कर रहे हैं कि बिरयानी की प्लेट पर 15,000 रुपए के ऊपर वोट ना बेचना, और दूसरा सर आपकी पार्टी का जो महाजिर कौम है, क्या ये जागी है या नहीं जागी है? क्योंकि मैं समझता हूं सर कि अगर इमरान खान को 8 दिन के बाद सजा मिलती तो एक बहुत बड़ी तादाद है सिंपथी वोट की जो पीटीआई को ना जाती, अब वो जाएगी, यकीनन जाएगी। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ, पहले भी खास तौर पर अगर आप कराची की बात करेंगे, तो कराची में इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो इतनी थी नहीं। कराची से आपको पता है 14 सीटें जिस तरीके से मिली थी, और फिर उसके बाद जो उनके एमएनएस को 20 अरब रुपए मिले डेवलपमेंट प्रोग्राम के
और उनके गवर्नर को 25 अरब रुपए मिले और ये 45 अरब रुपए लेकर ये कहाँ गए इनके एमएनए और कहाँ गए ये गवर्नर। तो लोग तो ये सवाल करते हैं, लोगों को इमरान खान का वो 4 साल दौर भी याद है, कराची के लोग भूले नहीं है। अब रहा सवाल ये कि इलेक्शन वाले दिन जो टर्नआउट का है वो देखें, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने जो डेट दी है या सदर साहब ने भी जब डेट को अप्रूव किया है, 2-3 ऑप्शन थे, उन्हें ये 8 तारीख को कंसीडर करना चाहिए था। 8 तारीख को 27 रजब है, उस दिन जो है लोगों का रोजा होगा। लोग अच्छी कसीर तादाद में माशाल्लाह लोग रोजा रखते हैं और जब सहरी करके रोजा रख के वो सोएंगे तो डेफिनेटली लेट उठेंगे, छुट्टी का दिन है और फिर जो है वोटिंग टर्नआउट में इसका भी एक इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये पहले कैलकुलेशन करनी चाहिए थी। बहरहाल हम लोगों से अपील कर रहे हैं, हम लोगों से जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर हम लोग जा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि देखें इसके बाद जो है अगले 5 साल आपने जिस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारनी है, अपने मुल्क को जिस सिमत में लेकर जाना है, तो ये फैसला आवाम का ही है और आवाम ने अगर इस चांस को मिस कर दिया तो दे विल हैव टू बी tread on the same path which has been going for the last 15 years। जिस तरीके से गुलामी की जंजीरों में पर्टिकुलरली सिंध के अवाम जकड़े हुए हैं, तो फिर कराची में तो लोगों को निकलना होगा, हैदराबाद में लोगों को निकलना होगा। राइट सर। अब हुमायूं साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज भी इमरान खान के गैर शरई निकाह के केस में वकील पेश नहीं हुए। सलमान अकरम साहब वो बिजी थे अपनी इलेक्शन कैंपेन में और ये नैरेटिव कंटिन्यूसली बिल्ड किया जाता है कि पीटीआई को जो मुश्किलात हैं उसकी एक बड़ी वजह उनकी कमजोर लीगल टीम और कमजोर लीगल अप्रोच है। हाउ वुड यू डिफेंड इट सर? सबसे पहले तो जो मैं चूंकि एक बहुत बड़ा था, वो क्या कह सकते हैं, नॉलेज नहीं रखता उतनी, लेकिन मुझे थोड़ा सा पता चला था कि ये जो निकाह का केस होता है या इसमें शरीयत जो हो जाती है, ये एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इस किस्म की बात हुई थी। इसमें सिंपल सी बात ये शरीयतन ये हुआ था कि जो गवाही है वो सिर्फ औरत की मानी जाती है और उसकी बेसिक वजह ये है कि ये औलाद हुमायूं साहब सॉरी सर, आई अपोलोजाइज फॉर इंटरप्टिंग, लेकिन देखिए मेरा सवाल ये नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ना अदालतों में आपको मालूम है कि ये पूछा जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हकीकत से आप भी आशना है, 2 में सजा हो गई है, 3 में होना बाकी है। सर आप बाकी 3 में भी कर दें, आप ये प्रोसीजर ही क्यों कर रहे हैं? आप डायरेक्ट 10 वो आज वो करें, अगले दिन कहें कि यार छोड़ो तुम्हें हमने सजा दे दी है। जैसे अभी हमने ये दिखा कि तोशाखाना में या उसमें नहीं, साइफर में उनके जो लिखा हुआ है कि जी ये लोग शोर मचा रहे थे हमने सजा दे दी है। भाई वो लोग हमसे डिसएग्री कर रहे थे हमने सजा दे दी है। उसके अंदर हालांकि बहुत सारी चीजें। तो जब हम देखिए, जब हम ये देख रहे हैं तोशाखाना में क्या हुआ, तोशाखाना में आर्टिकल 13 की टोटल वायलेशन है। आर्टिकल 13 कहते हैं कि एक चीज में अगर आपको सजा होगी दोबारा उस पर आप सजा दे नहीं सकते। अच्छा हुमायूं साहब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट मिनट आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो आपके मेंबर्स थे, जो आपके उम्मीदवार थे, जिनको अदालतों के जरिए लास्ट सेकंड इजाजत मिली थी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की, अब उनके तो वो तो बैलेट पेपर पे नहीं होंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया हमारे पास कागज मौजूद नहीं है और हम मजीद बैलेट पेपर इसीलिए छाप नहीं सकते हैं, तो उनका क्या होगा सर? में ये भी हो सकता है इनके पास बैलेट पेपर जो जरा कम पड़ जाए तो आखिरी 2 लोग जो है ना उस बैलेट पेपर पे उनको भी हटा दें और आखिरी 2 हो सकते हैं वही आजाद बंदे हो। इनके पास बैलेट पेपर के जरा मतलब जहाँ 10 रुपए लगने चाहिए थे इनके पास 8 रुपए हो, तो उन्होंने जो 15 इंच का पेपर था वो उन्होंने 12 इंच का पेपर कर दिया। तो आखिरी 3 इंच जो कटे उनमें पीटीआई वाले बंदे जो उनके थे उनके काट दिए होंगे। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ? देखिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इदारे की है जो इस चीज की तनख्वाह खाता है सारी जिंदगी। सर टाइम अप हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं खान मोमिन साहब, अरशद वोरा साहब, आपके कीमती वक्त के लिए। अच्छा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक खुसूसी इंटरव्यू मैंने किया आपके लिए AIG सिंध खादिम हुसैन रिंद का, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरे पाकिस्तान में, कराची में एक बहुत बड़ा कंसर्न है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। तफसीलन उनसे गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। पूरे पाकिस्तान का कंसर्न लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, खासतौर पे सिंध कराची की बात की जाए, क्योंकि कराची पाकिस्तान की शहर रग है, मुआशी शहर रग है, तिजारती दारुल खिलाफा, फाइनेंशियल हब, पोर्ट सिटी, 2 से 3 करोड़ की आबादी और ऑफ कोर्स पॉलिटिकल डायनामिक्स इस शहर के मुकम्मल पाकिस्तान से अलग है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं इस वक्त, खासतौर पर इलेक्शन दौर के दौरान, और ओवरऑल सिचुएशन को भी कंट्रोल करने में। मेरे साथ
इस वक्त मौजूद हैं, ऐसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एडिशनल IG सिंध है खादिम हुसैन रिंद साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं। खादिम साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सर इजाज़त हो तो मुश्किल सवाल पहले करूँ। बिल्कुल करें। सर पिछले इलेक्शन में 2018 में 60 करोड़ के CCTV कैमरास खरीदे गए थे सिंध हुकूमत की जानिब से फॉर सेंसिटिव, हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस के लिए। इस इलेक्शन में 112 करोड़ के CCTV कैमरास खरीदे जा रहे हैं। मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि एक दिन के इलेक्शन के लिए हम इतने पैसे निकालते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं सर कि जो 60 करोड़ के कैमरास थे उनकी परचेजिंग कॉस्ट 20 करोड़ थी। अभी भी जो 112 करोड़ के कैमरास हैं इनकी परचेजिंग कॉस्ट 50-60 करोड़ है। फिर भी हम एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, कंपनी बहुत ताकतवर है। हम कराची के लिए CCTV कैमरास क्यों नहीं लगा पाते? सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्यों ताखीर का शिकार रहा? और ये एक बेसिक सी टेक्नोलॉजी है जो एक गरीब आदमी भी अपने घर के बाहर, दुकान के बाहर लगा सकता है, सिंध हुकूमत शहर में नहीं लगा सकती। देखें, पहली बात तो ये कि ये जो कैमरास हैं, हमें इनका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कितने के ख़रीदे गए थे। पिछली कैमरा जो थे इलेक्शन के और इसमें चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से होता है। हाँ, वो हमारी ऑफिस से नहीं हुआ था। आई डोंट नो, हमें सिर्फ ये है पता है कि इनका हमें बहुत फ़ायदा होगा अगर ये कैमराज इंस्टॉल होते हैं पोलिंग स्टेशंस पे। जहाँ तक आप बात करेंगे सेफ सिटी प्रोजेक्ट की, तो एक अच्छी खबर मैं आपको बता दूं कि उसका PC1 अप्रूव हो गया है। अब फॉर्मल अप्रूवल मेरे ख्याल में इसी हफ्ते में या तो ये हुकूमत करेगी या तो आने वाली हुकूमत कर लेगी। सो थिंग्स हैव स्टार्टेड। इसके जो फेजेज़ है उसमें फ़ेज़ 1 में हमें कोई तकरीबन 6 बिलियन रुपीज़ का वो है, उसका क्वांटम है और वो अप्रूव हो गया है। इंशाल्लाह ताला दैट विल स्टार्ट। इसी का एक पार्ट है 4S प्रोजेक्ट, जिसमें टोल प्लाजाज पे कैमरास लगने हैं, जिसमें फेशियल रिकग्निशन के कैमरास है, ऑटोमेटेड नंबर प्लेट कैमरास, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हाँ, वो स्टार्ट हो गया है। उसकी पेमेंट्स भी हो गई हैं, उनमें जो है वो इंस्टॉलेशंस के प्रोसेस में है। वो मैं समझता हूँ कि विद इन द मंथ ऑफ फरवरी वो इंस्टॉल हो जाएंगे और वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होने को है। तो वो भी एक बहुत बड़ा जो है फ़ायदा आप देखेंगे कि टोल प्लाजा जितने भी हैं सिंध के, ये भी एक पार्ट होगा सेफ सिटी प्रोजेक्ट का। अदरवाइज लॉन्चिंग आप उसको कंपोनेंट कह सकते हैं, लेकिन उसमें जो है वो जो मूवमेंट होगी गाड़ियों की उसको नज़र में रखा जाएगा। ऑटोमेटिक जो है वो नंबर को, प्लेट को हम रीड करेंगे, उससे जो है वो एक हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा वो सिस्टम कि अगर कोई गाड़ी चोरी की है या कोई ऐसी गाड़ी जिसमें नंबर प्लेट एक लगा हुआ है, गाड़ी दूसरे मेक एंड मॉडल की है, या जिसमें अगर क्रिमिनल्स की मूवमेंट होती है तो उनके फेशियल रिकग्निशन जो हमारे डेटाबेस में फ़ोटोज़ हैं, फ़ोटोग्राफ्स हैं, CRO में हैं, वो आ जाएंगे। उसके अलावा हम उसमें एक और भी चीज़ ऐड करने जा रहे हैं कि जो जेल में लोग हैं जिनके फ़ोटोग्राफ्स हमारे पास होते हैं, वो भी हम उस सिस्टम में इनपुट डालने जा रहे हैं, तो उनकी मूवमेंट भी हम नज़र में रख सकेंगे। बाकी जो ये कैमरास जिसकी आपने बात की, एक मैं सिर्फ ये बात ज़रूर करूँगा कि अगर पोलिंग स्टेशन पे ये कैमरास लगते हैं तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। अग्रीड। मॉनिटरिंग का प्रोसेस तो ताकतवर होता है, मजबूत होता है, मुस्तहकम होता है। सर इलेक्शन सर पे हैं, नाज़ाबाद का हमने भी इंसिडेंट देखा है, हमने क्या सबक सीखा? और ये पहली बार ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है, जब भी इलेक्शन होते हैं तब होते हैं ऐसे इंसिडेंट्स। लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, वो इलेक्शन में इश्यूज आते हैं, झगड़े होते हैं, उसमें फायरिंग्स होती हैं। नाज़िमाबाद जो इंसिडेंट हुआ है उसकी हमने FIR भी रजिस्टर की है, उसका इलेक्शन कमीशन को भी हमने रिपोर्ट की है फॉर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दोज हु आर पॉलिटिकली इंगेज्ड इन दैट एक्टिविटी। और इसके अलावा बाकी जितने भी एरियाज़ हैं जहाँ पे भी जो रैलीज़ वगैरह हो रही है उन पे भी हमने नज़र रखी हुई है, उनको सिक्योरिटी भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और उनमें हमने ये भी कहा है कि अगर किसी ने किसी बगैर इजाज़त के वहाँ पे कोई रैली निकाली है या कोई जलसा किया है, उसकी हम रिपोर्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि उनके पास इख्तियार है कि उस पर वो कैंडिडेट्स को शोकास नोटिस देंगे। और अगर सेकंड वायलेशन होती है तो उसकी फिर कैंडिडेट की जो है वो मेंबरशिप या जो उसकी वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा है उस प्रोसेस को भी हैम्पर किया जा सकता है। तो वो ऐसे एक्शंस हैं जिनके इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। लॉ एंड ऑर्डर कराची जैसे आपने बात की, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो इंगेज भी हैं और दिन बहुत करीब हैं और एक चार्ज्ड एटमॉस्फेयर बन जाता है इलेक्शन के दिनों में। पुलिस उसमें यही कोशिश कर रही है कि अब मैक्सिमम जो है वो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए या वहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जाए ताकि क्लैशेस जो है उसको अवॉइड किया जा सके। सर सिंध पुलिस में रिफॉर्म्स की इस वक्त कितनी ज़रूरत है रिंद साहब? स्पेशली अगर हम कंपेयर करें दूसरे सूबों से, तो जो हमारा पे स्केल है, उनका पे स्केल है, जो हमारी क्वांटिटी है, जितने लोगों के ऊपर कराची में एक पुलिस वाला है, उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए सर। अगर आप प्रैक्टिकल बात पूछेंगे तो आज से 90 साल पहले 1934 में अंग्रेज़ ने जो पुलिस रूल्स बनाए थे, एक्ट तो उससे भी पहले बनाए, उसको तो 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं। उसमें
रूल्स में ये है कि 450 लोगों पे एक पुलिस वाला होना चाहिए। और उन दिनों में जो क्राइम थे आज से 90 साल पहले, वो इतने हैवी किस्म के क्राइम्स नहीं थे, दहशतगर्दी के नहीं होते थे, या डिजिटल या टेक्निकल क्राइम्स कुछ नहीं होते आईईडीज थे। नहीं होते थे। वहाँ पे चोरी होती थी, मवेशी माल मवेशी की दुकानों से कोई चोरी हो गई, कोई जेब कतरे मेलों में उन्होंने जेब कतरे वाला काम किया। आज जो सूरत हाल है, जो इस वक्त हमारी थाने पे पुलिस मौजूद है, या जो हमारी 15 की पुलिस है, जिसको हम कह सकते हैं कि क्राइम फाइटिंग फोर्स, इन्वेस्टिगेशन, ट्रैफिक या सिक्योरिटी में जो हमारी तैनातियाँ हैं, वो तो कोई क्राइम फाइटिंग में नहीं है। उनकी तादाद को अगर आप कराची की पॉपुलेशन से करेंगे डिवाइड, तो 4,500 पे एक पुलिस वाला अवेलेबल है। तो कहाँ पे 450 और कहाँ पे 4,500, तो 10 गुना ज़्यादा हमें ज़रूरत है। अगर आप रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो मैथमेटिकल फार्मूला तो यही है कि इस फोर्स को 10 गुना बढ़ाया जाए। अगर आप क्राइम की सीवियरिटी को देखेंगे या क्राइम की इंटेंसिटी को देखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि 450 से भी कम करके 250 पे पुलिस होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये हमारी क्या ये अपने मुल्क से दुश्मनी करने के मुतरादिफ नहीं नहीं, रहे ये साहब? रिसोर्सेज के कंस्ट्रेंट्स की बात होती है, क्योंकि गवर्नमेंट्स के पास भी मेरे ख्याल में इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि इतनी ज़्यादा जो है वो नफरी को अपॉइंट करके उनको तनख्वाहें दी जा सकें या उनकी जो है उनको रन किया जा सके। लेकिन सर, अगर 208 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस SOEs खसारे में चल रहे हैं, NHA जैसा इदारा 80 अरब का खसारा, PIA 70-75 अरब, तो ये पुलिस तो हमारी बुनियादी जरूरत है। कानून कॉन्स्टिट्यूशन में हर शहरी के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, कैसे होगा सर? देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस तो वो इदारे होते हैं जो अर्न करके तो नहीं देते, उन पे तो खर्च करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट्स के अपने, मैं समझता हूँ कि यही एक रीज़न हो सकता है। अदरवाइज़ तो कौन सी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि उनका लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, या उनके सारे शहरियों को जो है वो 100% सिक्योर किया जाए। या इवन मैं ये भी समझता हूँ कि हमें सिंध में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जैसा ये सेव सिटी प्रोजेक्ट कराची के लिए है, पूरे प्रोविंस के लिए इस किस्म के जो है वो होने चाहिए, हर शहर में होना चाहिए। पंजाब में स्टार्ट हो गया है, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में उनके काम हो रहे हैं, लाहौर में तो काफ़ी पहले से ये ऑपरेटिव है। अनफॉर्चुनेटली कराची में अभी तक नहीं हो सका था, लेकिन इट इज़ ऑन द वे नाउ। जब मेरा वो दिल रोता है हर सिंध वाले की तरह कि पंजाब में जाते हैं तो हमें बड़े मोटरवेज मिलते हैं, KPK में बड़े मोटरवेज मिलते हैं, सिंध में मोटरवे बन के नहीं दे रहा, हैदराबाद टू सखर, और उसको बनने से पहले इतनी चोरी हो जाती है। सर, आपको ऐसा लगता है कि सिंध में जो पुलिसिंग का निज़ाम है, जो पंजाब में जो पुलिसिंग का निज़ाम है, उनको ज़्यादा बेहतर मौके क्यों मिलते हैं? सिंध वालों को सेम लेवल पे मौके क्यों नहीं मिलते? नहीं, देखिए, उनके हमने जब भी जहाँ पे कोई बेहतरी हुई है तो डेफिनेटली हमने पंजाब को ही एज अ रेफरेंस करके गवर्नमेंट को केस प्लीड चलो, किया वार्निंग है। सिस्टम भी कराची के लिए बना था, वहाँ इम्प्लीमेंट हुआ था सर। वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था। उसके अलावा जो शहीदों की कंपनसेशन है वो भी पहले वहीं पे इंक्रीज़ हुई थी, उनको रेफरेंस करके हमने किया था। या जो तनख्वाहें बढ़ाई गई थी वो उनको रेफरेंस करके, लेकिन थैंक्स टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने हमारी बात मानी और उन चीज़ों को बढ़ाया। लेकिन मैं समझता हूँ कि और भी बेहतरी होनी चाहिए। स्पेशली देखें, आजकल का जो दौर है उसमें जो क्राइम फाइटिंग होती है, दैट इज़ विद द यूज़ एंड हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑफ कोर्स। अब वो सिस्टम नहीं है कि हम रोड पे खड़े हो गए तो हम डिटेक्ट कर लेंगे चीज़ों को। टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करता है इन्वेस्टिगेशन लेकिन सर, में, हम एक डिटेक्शन मोबाइल को में। तो ट्रेस कर नहीं पाते हैं। इस वक्त जो है वो सिंध पुलिस की पोजीशन ये है कि मोबाइल फ़ोन की डेटा के लिए भी हमें दूसरी एजेंसीज़ को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। एग्जैक्टली सर, ये दुनिया में ऐसा होता नहीं है। दुनिया में जो पुलिस है, दैट इज़ द प्राइम एजेंसी फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स एंड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्राइम्स। क्या पुलिस पे भरोसा नहीं है सिक्योरिटी एजेंसी में? आपको टेक्नोलॉजी दे नहीं मेरे रहे? ख्याल में फिर कोई ऐसी पॉलिसीज़ होती है, लेकिन ये कि पुलिस इज़ स्टिल डिलीवरिंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बात है कि जैसे हमारी एजेंसीज़ हैं, जब उनसे हेल्प मांगते हैं तो दे फुल्ली सपोर्ट अस उसमें। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसमें लैप्स ऑफ टाइम हो जाता है। कभी कभी हमें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, वो हमें नहीं मिल पाती। किसी को रियल टाइम अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो हमने अगर उसको डिटेक्ट करना है या उसको लोकेट करना है तो उसमें देर लग जाती है। कमजोरी हुई सर आपकी। दिस इज़ अ वीकनेस, लेकिन स्टिल वी आर वर्किंग एंड वी आर डिलीवरिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सर, आपको दुख तो होता होगा कि टेक्नोलॉजी देखिए, मैं हमारे एक पास नहीं मिसाल आपको दूंगा कि यहाँ पे एक बैंक डकैती हुई थी कुछ महीने पहले डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। तो पुलिस ने बहुत हिम्मत के साथ और मेहनत के साथ उसी दिन कुछ ही घंटों में हमें ये पता चल गया था कि ये कौन से क्रिमिनल हैं और उनके क्या सेल नंबर हैं। अब क्रिमिनल्स ने स्टार्ट किया यहाँ से मूव करना टुवर्ड्स पंजाब। हमने जब लोकेशन ली, जामशोरों की मिली, जब हमें मिली लोकेशन तो वो जामशोरों क्रॉस कर चुके थे। फिर हमने लेट मिल रही थी लोकेशन। फिर हमने नौशेरो फेरोज़ की तरफ इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो
पता चला कि वो हमारी इन्फॉर्मेशन से कुछ टाइम पहले वहाँ से भी क्रॉस गुजर कर चुके। चुके। सेम हैपेंड इन खैरपुर। लेट थे आप हर जगह। हर जगह हम लेट होते, लेकिन अल्टीमेटली व्हेन दे एंटर्ड इन पंजाब, तो हमने जाके उनको पकड़ लिया हमारी टीम ने, और वो पूरी कैश जो थी 8 मिलियन प्लस की 80 लाख। कैश थी, वो भी हमें मिल गई, लोग भी मिल गए, यहाँ की भी फिर बाद में जो थे वो भी दूसरे दिन रात पर तक मिल गए टेक्नोलॉजी थे। नहीं मिली। लेकिन मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन आ रही होती तो हम उसको एग्जैक्टली जाके कराची से इतना दूर भागने ना देते। यकीनन सर, और मैं समझता हूँ कि सिंध पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, KPK पुलिस हो, बलूचिस्तान पुलिस हो, टेक्नोलॉजी अगर नहीं है उनके पास तो आजकल क्राइम से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाए। सर क्रिमिनोलॉजी, क्योंकि आप क्राइम को सर बहुत करीब से देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। सर आजकल क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड्स, टेलीफोन पे फ्रॉड्स, हर किस्म के फ्रॉड्स, चोरी चकारी, क्योंकि मुआशी बहरान आया ना सर, तो ऐसे लग रहा है कि हर कोई अपने लिए एक सोल्यूशन ढूंढने के लिए कि मैं अपना घर कैसे चलाऊं, क्राइम को ईजीएस्ट सोल्यूशन समझता है कि यार मैं किसी को बेवकूफ़ बना के उससे चोरी कर लूं और मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। ये प्रॉब्लम सर बहुत बड़ा नहीं हो गया सोसाइटी में? ये प्रॉब्लम ना सिर्फ बढ़ा हुआ है, लेकिन ये और बढ़ेगा ये प्रॉब्लम। मैं भी कुछ ही दिन पहले, तकरीबन 1 महीना पहले, शंघाई पुलिस चीफ के साथ मेरी मीटिंग थी, तो पता चला कि उनका जो क्राइम है उनमें 90% जो उनका क्राइम है वो यही है, इंटरनेट कनेक्टेड या डिजिटल क्राइम है। हमारे पास भी ये क्राइम हो रहा है, लेकिन अभी तक शायद हमें पता नहीं है कि ये किस क्वांटिटी में हो रहा है। FIA के पास इसकी ज्यूरिसडिक्शन जो होती है साइबर क्राइम्स की, मैं समझता हूँ कि उनकी भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उनको फुली जो है वो अटेंड कर रहे हैं, और ये क्राइम और भी बढ़ेगा। इसके बढ़ने के 2 रीज़न्स मैं आपको बता दूँ। एक तो डेफिनेटली इजी है और पुलिस के पास कैपेसिटी नहीं है, तो इट इज़ इजी टू कमिट दैट क्राइम। दूसरी बात ये कि हमारा जो यूथ है, जो पढ़े लिखे हैं लोग, उनमें जो बेरोज़गारी का एलिमेंट है, दे फाइंड दिस वेरी इजी सॉल्यूशन। मैं एक छोटा सा डेटा आपके साथ शेयर करूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि जो पिछले साल से जो हमारे एक तो एनर्जी क्राइसिस रहे थे, नंबर 2 जो इंपोर्ट्स हमारी बंद हो गई थी डॉलर क्राइसिस की वजह से, तो कराची में वैसे 43,000 इंडस्ट्रियल कनेक्शंस दिए हुए हैं के इलेक्ट्रिक ने, लेकिन 43,000 की हम बात नहीं करते, हम टॉप 6,000 इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। जो हमें डेटा मिला था साइट कराची से और काटी से, उस 6,000 इंडस्ट्रीज़ में से 40% लोग जो थे वो अनएम्प्लॉय हो गए हैं, उनको निकाल दिया गया है। अब ये 6,000 वो हैं इंडस्ट्रीज जिनमें लाखों लोग काम करते हैं, डेली वेजेस, मतलब जॉब्स में थे, डेली वेजेस पे हों या एम्प्लॉयड हो, तनख्वाह सैलरी, उनकी रोजी रोटी बंद हो गई। उनमें से 40% अगर आप देख लें तो वो 40% भी लाखों में बनेंगे। अब उन 40% में वो भी होंगे जो कन्वेंशनल क्राइम करेंगे, वो भी होंगे जो साइबर क्राइम करेंगे, वो भी होंगे जो मतलब अल्लाह माफ़ करे कोई और सोशल ईविल में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन इंसान का पेट है, तो जब ऐसे भी इंसिडेंट्स होते हैं कि लोग खुदकशियाँ भी करते हैं, तो वो ऑप्शंस फिर उनके लिए ओपन होते हैं कि किस तरफ जाया जाए। उसमें मतलब जो एप्रीहेंशन आपने बात की थी इंटरनेट से या डिजिटल क्राइम से कनेक्टेड, इसमें वो क्लास भी शामिल होगी डेफिनेटली जो पढ़े लिखे होंगे, उनके लिए फिर इजी होगा कि साइबर क्राइम या किसी और तरफ पुलिस को माइल चाहिए हो। सर साइबर क्राइम पर कंट्रोल पाने के लिए? पुलिस ने सिंध हुकूमत की तरफ से हमने केस मूव किया है फेडरल गवर्नमेंट को कि जो ज्यूरिसडिक्शन है FIA की वो सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस को भी दी जाए। वो ज्यूरिसडिक्शन भी आपके पास नहीं है? वो ज्यूरिसडिक्शन हमें मिलने वाली है। सर इट इज अनबिलीवेबल सर। देखें, वो इसमें एक इशू ये है कि वो जो साइबर क्राइम से कनेक्टेड चीज़ें होती हैं वो असल में वो लोग हमें शिकायत करते हैं। जी हाँ, वो हमारे पास है, उनको नहीं पता कि FIA की ऑफिस कहाँ है, लेकिन उनके मोहल्ले में करीब जवार में पुलिस का थाना मौजूद होता है। उनको पता है कि ये एक हुकूमत की एजेंसी है जिनके पास हम जा सकते हैं। तो ऐसे केसेस जब आते हैं, जब सीरियस केसेस होते हैं, तो वी रेफर टू FIA आल्सो। लेकिन बेहतर यही हो कि वो ज्यूरिसडिक्शन और उसमें डिसीजन, मैं आपको ये बता दूं कि डिसीजन भी मेरे ख्याल में बहुत जल्द जो है वो आने वाला है इसमें, बल्कि शायद आ गया होगा कि दिस ज्यूरिसडिक्शन विल बी गिवन टू द पुलिस ऑल ओवर द कंट्री, इंशाल्लाह। और उसमें फिर वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू कम्बैट दिस क्राइम। रिन साहब, एक लाइन यूज होती है कराची में, जंगल का कानून। ये लाकानूनियत क्यों बढ़ी? लोग समझते हैं पुलिस में करप्शन, प्रोसिक्यूशन की कमजोरी, बड़े से बड़ा जुर्म करके मैं आज़ाद घूमूंगा, मेरे पास पैसा है, मैं निकल आऊँगा अदालत से भी, पुलिस से भी, इससे भी रिश्वत दे के। सर ये कब बदलेगा? देखिए, आपने जो पहले बात की कि ये क्यों बढ़ी, उसमें एक तो आपने बिल्कुल रीज़न बताया है, वो भी है
फ्रॉम डेकेड्स आपने ये देखा कि यहाँ पे जो है वो अफ़गानी आए थे पूरे पाकिस्तान में, उन्हीं के साथ जो है हमारे पास हेरोइन आई थी, ड्रग्स आई थी, और Weapons. बाद में फिर कलाशनकोव भी उन्हीं का तोहफ़ा है, और लेटेस्ट जो है वो खुदकश बम्बार वो भी वहीं से आते हैं। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे जो यहाँ से भी कुछ चीज़ें जा रही थी जिनका हमें इकोनॉमिक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा आटा जो महंगा हुआ, हमारी चीनी महंगी, डॉलर स्मगलिंग? फर्टिलाइज़र महंगी, डॉलर की स्मगलिंग, और तो और दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क हैं जहाँ पे अभी तक पोलियो ख़त्म नहीं हो सका, एक अफ़गानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान। और पाकिस्तान में ये पोलियो उन्हीं इलाकों में जहाँ पे अफ़गान नेशनल्स रहते हैं। तो वी हैव दिस प्रॉब्लम्स। जो आप बात करेंगे ना लॉ कॉलोनियत की, कराची के लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्या है? नंबर 1 वेपन्स की अवेलेबिलिटी, नंबर 2 जो रोड का या स्ट्रीट का जो क्राइम है उसमें बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्व है लोग जो ड्रग एडिक्ट्स हैं। दुनिया का कराची छठा बड़ा शहर है, लेकिन ड्रग एडिक्ट्स की तादाद के हिसाब से ये दूसरा बड़ा शहर है। जब किसी शहर में इतने ज़्यादा ड्रग एडिक्ट्स होंगे और फिर वो उसी हिसाब से अगर पैसे वाले हैं तो अपनी ड्रग्स लेंगे, लेकिन अगर नहीं होंगे तो वो क्राइम करेंगे। दिस इज़ वन रीज़न। उसके अलावा फिर जो आपने बात की प्रोसिक्यूशन की, वी हैव सीरियस प्रॉब्लम्स। हमने ऐसे ऐसे लोग पकड़े हैं, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ गुज़िश्ता 4 महीनों की बात करूंगा जब से मैंने चार्ज लिया, या 5 महीनों की बात करूंगा, जिनको 30 मरतबा पकड़ा, 30वीं मरतबा पकड़ा गया। 30? इसका मतलब है कि 29 मरतबा पुलिस ने ही पकड़ा ना उनको, और 29 मरतबा ही वो बाहर आ चुके हैं पहले, या कोई 6 मरतबा, कोई 8 मरतबा। एक आम आदमी सोचेगा तो पुलिस ने पैसे लेके छोड़ दिया। नहीं, हम तो पकड़ने वालों में से ना, जेलें जो भरी है वो पुलिस ने ही भरी है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह कि हम पकड़ रहे हैं उनको, हम उनको भेज रहे हैं, प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही। नॉट ओनली प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेशन की भी फ्लॉज हैं, लेकिन हमारा अपना क्या रिस्पॉन्स है? इवन मेरे अपने रिश्तेदार हैं, उनकी कार चोरी होगी तो मेरा सर खा गया जी FIR नहीं हो रही। हमने बोला FIR करते, इत्तेफाक से इनकाउंटर हो गया, वो कार में मिल गई। उन्होंने सेकंड उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि हमें FIR नहीं करवानी है, अब हमने सिर्फ गाड़ी वापस चाहिए। आपके रिश्तेदार होने के बावजूद? मैंने बोला जी बिल्कुल आपके FIR करवाते। वो थाने पे पहुंचे हुए थे और गाड़ी हमें मिल गई, तो थाने से ही उनका मूड चेंज हुआ। ये मैं बात कर रहा हूँ हमारी नेशनल साइकी की, अग्रीड। नेशनल रिस्पॉन्स। पुलिस के पास जाएंगे फंस जाएंगे। हमारी गाड़ी चोरी हो जाएगी, हम FIR करवाएंगे, फाइन, FIR भी हो गई। चोर पकड़ा गया, गाड़ी मिल गई, वो कभी कोर्ट नहीं जाता, उसको आइडेंटिफिकेशन नहीं करता कि यही वो बंदा था जिसने मुझसे गाड़ी छीनी। वो बोला जी मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मुझे तो अपना दुकान चलाना, या मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं कोर्ट नहीं जाऊँगा। ये भी जो है ना वो चीज़ सारी सपोर्ट कर रही है हमारे क्रिमिनल को। तो इन सारी चीज़ों ने मिल के, डेफिनेटली उसमें पुलिस की भी कोताहियाँ हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में नॉट ओनली फ्लॉज है, करप्शन का एलिमेंट भी होता है, और उसमें वो चीज़ें बिल्कुल शामिल होती हैं इन्वेस्टिगेशन में। प्रोसिक्यूशन साइड पर भी चीज़ें ख़राब है हमारी, और लोगों का रिस्पांस भी कोई इतना अच्छा नहीं है। सर जो जेल जाता, अब लोगों को तो डर लगता है सर, जिसके पास पैसा और वक्त हो वही अदालत जा सकता है। जेल रिफॉर्म्स, क्योंकि जब क्रिमिनल जेल में जाता है तो हम ये सोचते हैं कि वो एक रिहैब है उसके लिए, उसकी जहन साजी होगी, उसको क्रिमिनल से एक आम आदमी, सही आदमी बना के सोसाइटी में छोड़ा जाएगा। पर जेल से निकल के वो और दिलेर दहशतगर्द बन जाता है, वो सियासतदान ही ज्यादा मशहूर हो जाता है। जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इसको आप वन वर्ड में अगर आप समझें तो हमें ज़रूरत है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर करने की। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्टार्ट्स विद पुलिस, देन कोर्ट्स एंड देन प्रिजन्स। जब तक ये तीनों जगहों पे बेहतरी नहीं आएगी तो ये हमारा जो आप कह रहे हैं हालात हैं ये और ज़्यादा बदतर होंगे। अगर जेलों में भी उनको मतलब इस्लाह नहीं होती या वो ज़्यादा एग्रावेट होती हैं चीज़ें। खैर अभी तो काफ़ी ऑपरेशंस किए हैं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन में जेल्स में मोबाइल फ़ोन का यूज़ था या उस पर भी सख्तियाँ की गई हैं, लेकिन यू नेवर नो कि किसको कहाँ पे कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल हो। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें अंदाज़ा है कि ये चीज़ें जो है वो कमज़ोरियाँ होती हैं इंसानों की, लेकिन हल इसका यही है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एज अ होल उसमें बेहतरी लाई है। सर आपको कोई ऑर्डर मिले हैं कि PTI वालों को ज़्यादा पकड़ना है या ज़रूर पकड़ना है, उनको कोई रैली नहीं करने देना? ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है PTI वालों के लिए या किसी भी सियासी पार्टी के लिए। ना तो ये ऑर्डर है कि उनको ज़्यादा पकड़ना है या कम पकड़ना है या किसी के साथ कोई करना। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए इशू करेंगे तो दैट विल बी डेल्ट वेरी स्ट्रिक्टली।
इलेक्शंस के लिए आप सर कराची के रहने वालों को, सिंध के रहने वालों को ये मशवरा ज़रूर दीजिए सर कि वो निकलें ज़रूर, वोट ज़रूर दें। वोटर टर्नआउट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, वो सब लॉ एंड ऑर्डर से कनेक्टेड है, क्योंकि एक खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि इलेक्शन के दिन पे खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कुछ हो जाएगा और इलेक्शंस असरअंदाज होंगे सर। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मैं बिल्कुल आपके चैनल के तवज्जुह से हर शहरी को, पाकिस्तान के हर शहरी को जनरली और कराची के शहरियों को एड्रेस करता हूँ, ये कहता हूँ कि आप ज़रूर अपना वोट इस्तेमाल करें इलेक्शन के दिन, बाहर निकलें, पुलिस इज़ देयर फॉर सिक्योरिटी। लेकिन मैं उनको सिर्फ ये कहूँगा कि कोई दंगा फसाद, कोई लाठी, कोई पथराव, कोई फायरिंग, इन चीज़ों से आप ज़रूर जो है वो ख्याल करें और अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को बताएं कि अगर किसी ने इस किस्म की कोई एक्टिविटी की तो उनके साथ बहुत सख्ती के साथ हम डील करेंगे। मैंने एक मैसेज दिया था न्यू ईयर नाइट पे कि कोई हवाई फायरिंग ना करे। थैंक्स, कम हुई हवाई फायरिंग, लेकिन काफ़ी लोगों को वो मैसेज समझ में नहीं आया और मैंने उस मैसेज के साथ अपना एक नंबर भी दिया था। उस नंबर पे मुझे काफ़ी वीडियोस मिली, लाइव वीडियोस, और हमने कोई 85 के लगभग ऐसी FIRs की हैं, लोग पकड़े हैं न्यू ईयर नाइट के बाद। पहले ये कभी नहीं हुआ था, लेकिन हमने बिल्कुल उस पर नेक्स्ट डे पे एक्शन लिया। जिन्होंने भी हवाई फायरिंग की थी उनके ऊपर FIRs हुई हैं। इस मरतबा भी इलेक्शंस के दौरान हमारी विजिलेंस, हमारे जो प्राइवेट पार्चाजात में जो होगी फोर्स और जो आम शहरी हैं, उनको भी हम अपील करेंगे कि अगर इस किस्म के कोई लोग इन्वॉल्व हैं जो इलेक्शन के प्रोसेस को हैम्पर करते हैं, ख़राब करते हैं, फायरिंग करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, दे विल बी डेल्ट वेरी वेरी स्ट्रिक्टली। सर सिंध के निगरान वजीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने कहा असले की नुमाइश पर पाबंदी होगी, लेकिन सर हर डाले के पीछे 4 गार्ड बैठे होते हैं इलेक्शन को पकड़ के। देखिए, उसमें यह है कि हमारे पास सिक्योरिटी जो एजेंसीज़ हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद भी है और बहुत बड़ा नंबर भी है। उन्होंने प्राइवेटली लोगों को ये दिए हुए हैं, लेकिन जो इलेक्शन के प्रोसेस है, जो कंडक्ट है इलेक्शन का, उसके दौरान इनको भी इजाज़त नहीं होगी। और मैं आपको ये बता दूं कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ के जो गार्ड्स हैं उनकी भी हमने चेकिंग शुरू की है। काफ़ी उनमें से ऐसे हमें मिले हैं जिनकी कोई अथोराइजेशन नहीं है या क्या, तो उन पर FIRs भी हुई हैं। एंड द पॉलिसी इज़ सेम फॉर एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया एडिशनल IG सिंध खादिम हुसैन रिंद साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। प्रोग्राम का वक्त इसी के साथ तमाम होता है। उम्मीद करते हैं आपको डिस्कशन पसंद आएगी। अपना फीडबैक सोशल मीडिया पर जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।